नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम 10वीं यूनिट में लगी आत्मकथाओं को पढ़ रहे हैं। हमारी आज की आत्मकथा श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं है। इसका शेष भाग आज हम पूरा करेंगे और इसका आधा भाग हम पहले पढ़ चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो के साथ साथ यदि आप इसके प्रथम भाग वाली वीडियो को भी देख लेंगे तो आपको इस आत्मकथा को समझने में आसानी होगी। दोस्तों, आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लेखक ने इस आत्मकथा में आगे अपने मानसिक अंतर्द्वंद को दर्शाया है। जब वे मैट्रिक कक्षा में असफल हो गए थे तब वे मानसिक द्वंद से जूझ रहे थे। तभी उनके प्रिय मित्र, जिसका नाम करकल था, उसकी मृत्यु हो जाती है। उनके मित्र करकल की पत्नी चंपा, जिसे बच्चन जी का आत्मीय संबंध था, इसको हम प्रेम तो नहीं कह सकते लेकिन दोनों में काफ़ी लगाव था, उसकी भी मृत्यु हो जाती है, जिससे कि वो बहुत अधिक टूट जाते हैं। आगे इन्होंने अपने स्वभाव के बारे में लिखा है। बच्चन जी बचपन में चौथी कक्षा में बच्चन जी को उनके पिता ने हिंदी विषय लेने के लिए मना किया था, लेकिन वे इस बात के लिए नहीं माने थे। उन्होंने हिंदी को एक विषय के रूप में चुना था। बच्चन जी को बहता हुआ पानी और उठती हुई आग देखना बहुत अच्छा लगता था। पानी चाहे नाले का ही क्यों ना हो, नदी का ही क्यों ना हो, और आग चाहे होली की हो या चिता की, बच्चन जी को बहुत प्रिय था। बच्चन जी का स्वभाव अखंड था, जो खुद तो टूट सकते थे पर झुक नहीं सकते थे। इनकी आराध्यात्मक प्रकृति के बारे में इन्होंने लिखा है कि इनको रामचरितमानस अत्यधिक प्रिय थी और पूजनीय भी थी। प्रति चैत्र नवरात्रि में वे मानस का पूर्ण पाठ करते थे। आगे बच्चन जी ने इस आत्मकथा में अपने दाम्पत्य जीवन के विषय में बताया है। इन्होंने बताया है कि इनका प्रथम विवाह मई 1926 में सिरायू तहसील के रूप नारायणपुर गांव के निवासी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में अनुवादक श्री बाबू राम किशोर जी की 15 वर्षीय पुत्री श्यामा देवी के साथ हुआ था। बच्चन जी का इनकी पत्नी श्यामा के साथ मित्रवत संबंध था। विवाह के 3 वर्ष बाद बच्चन जी ज्वरग्रस्त श्यामा का गौना कराकर ले आए थे। श्यामा उस समय बीमार थी, इसलिए श्यामा की चारपाई को अपने कमरे में लगवाने के लिए उनको बड़ा ही संघर्ष करना पड़ा था। श्यामा की चारपाई को अपनी चारपाई से मिलाकर बच्चन जी ने अनुभव किया कि दोनों का शारीरिक मिलन हो गया है, परंतु श्यामा के साथ उनके कभी भी शारीरिक संबंध नहीं स्थापित हो पाए थे। लगभग 1 साल के भीतर ही बीमारी के कारण श्यामा की मृत्यु हो गई थी। श्यामा की मृत्यु के बाद बच्चन जी बहुत अधिक टूट गए थे। तब दूसरे विवाह के विषय में बच्चन जी ने बताया है कि अकेलेपन से जूझने के कारण आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने दूसरे विवाह करने की उन्हें सलाह दी थी। परिणामतः 24 जनवरी 1942 को मरीपुर घास के सरदार जी की चौथी पुत्री और सबसे छोटी पुत्री तेजी के साथ बच्चन जी का विवाह संपन्न हुआ था। उनकी माता सरस्वती या सुरसती, जिसको इसमें बोला गया है, सुरसती देवी ने तेजी को राम और सीता जी का विवाह प्रसंग सुनाकर बच्चन जी से तेजी की मांग में सिंदूर भरवाया था। तेजी के आगमन से उनके जो जीवन का खालीपन था वो समाप्त हो गया था। उन्हें माँ की ममता और सहचरी की सद्भावना का अनुभव प्राप्त हुआ।
और बच्चन जी सुखी और संपन्न हो गए थे। इनके 2 पुत्र हुए, एक अमित यानी अमिताभ और दूसरे अजिताभ। अतः बच्चन जी के जीवन में जो भी साधारण असाधारण घटनाक्रम घटित हुआ, उसने ही उनको असाधारण, अद्वितीय, संघर्षशील व्यक्तित्व प्रदान किया। अपने वंश का परिचय देते हुए बच्चन जी ने इस आत्मकथा में लिखा है, बच्चन जी के वंश को जो उन्होंने बताया कि 200-250 साल पूर्व उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले के अमोड़ा से प्राप्त उसकी जानकारी प्राप्त होती है बच्चन जी के वंश के बारे में। अमोड़ा किसी समय एक छोटा मोटा सा ग्राम ना होकर पूरा जनपद था, जिसमें सैकड़ों ग्राम आते थे। बस्ती, हरदोई, लखनऊ, गोंडा, सीतापुर, सुल्तानपुर, फैज़ाबाद और इलाहाबाद में श्रीवास्तव कायस्थों के बहुत से परिवार ऐसे थे जो अपने को अमोड़ा के पांडे कहते थे। बच्चन जी का परिवार भी उनमें से एक था। बच्चन जी ने बचपन में सुना था कि कायस्थ आधा मुसलमान होता है। भारतीय पुनर्जागरण के साथ ही विद्या और बुद्धि के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का सबूत देने पर कायस्थों की स्थिति में कुछ परिवर्तन आ गया था। बच्चन आगे बताते हैं कि उनके कुल के मनसाराम जी को रामानंद संप्रदाय के आचार्य ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे 3 पुत्र होंगे, और उन्हें 3 बर्तन भी दिए थे, जिसमें से एक बटलोई, एक थाली और एक गिलास था, और उसके साथ ही 3 रुपये नगद भी थे, और कहा था कि ये बर्तन जब तक तुम्हारे परिवार में रहेंगे तब तक तुम्हारा कुटुंब अन्न का कष्ट कभी नहीं भोगेगा। और गुरु का आशीर्वाद भी सत्य साबित हुआ। उनके कुल के मनसाराम जी थे, उनके 3 पुत्र हुए, और ये बर्तन भी अभी तक उनके परिवार में मौजूद हैं और इन बर्तनों को पूजनीय माना जाता है। बच्चन जी अपने परिवार के बारे में आगे लिखते हुए कहते हैं कि उनका परिवार बहुत बड़ा था। बच्चन जी ने अपनी नौकरी के लिए ललितपुर जाने का जिक्र भी अपनी इस आत्मकथा में किया है। बच्चन जी के मन में ललितपुर की स्मृति इतनी गहरी थी कि बच्चन कैम्ब्रिज से लौटकर सीधे ललितपुर गए थे। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि अपने पारिवारिक जीवन में मुझे कई बार अनुभव हुआ कि मेरे पिताजी की आत्मा हमारे बीच में सक्रिय है। अतः हम ये कह सकते हैं कि बच्चन जी की जो ये आत्मकथा का ये खंड है, ये उनके विराट परिवार पर प्रकाश ही नहीं डालता, अपितु बच्चन जी के वंश, उनकी परंपरा, उनकी जीवन की प्रत्येक एक परत को अत्यंत ईमानदारी से उधेड़ कर रख देता है। इस प्रकार बच्चन जी की आत्मकथा का यह खंड यहीं पे हम लोग समाप्त कर रहे हैं, यहीं पे समाप्ति हो जाती है इसकी। तो दोस्तों, हमारी आज ये आत्मकथा पूरी हो चुकी है। अब हमारी केवल 2 आत्मकथाएं शेष हैं 10वीं यूनिट की। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली आत्मकथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।